हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आपके लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ। इसमें मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें ताकि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा समय न लेते हुए। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 20% अधिक है। कौन अधिक है? ये हमारी ए हो गई, ये बी हो गई। ए बी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, इनकम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इनकम की, आय की बात कर रहा है। कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 20% अधिक है। तो आपको पता है कि 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो बी हमारी ये हो गई, बी की तुलना में 20% अधिक है। अगर बी 5 है तो हमारा कितना अधिक होगा? एक अधिक, मतलब 20% मतलब एक अधिक होगा। कौन? ए। अगर बी 5 है तो 20% अधिक है तो मतलब ए कितना होगा हमारा? 6। 6:5 का रेशियो आ गया। आगे कह रहा है और सी की तुलना में 40% कम है। कौन कम है? ए की बात हो रही है अभी भी। 40% का मान आप जानते हैं कितना होता है? 2/5। कितना होता है? 2/5। अगर हमारी सी 5 है, सी की तुलना में 40% कौन कम है? ए। अगर सी हमारी 5 है तो 40 मतलब 5 में से 2 कम है हमारी, कौन? 3। 3 ए है वही हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये भी इनकम है, ये भी इनकम की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं, ए बी सी तीनों को। तो ए बी और सी को जब हमने मर्ज किया तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ ए हमारा 6 है और ए हमारा 3 है, तो मर्ज होगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे भी 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसे 6 बना दूं तो इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 से गुणा यहाँ किया है तो रेशियो बराबर रखने के लिए हमें 2 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो 3/5 का 3:5 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 10। अब हमारा क्या है, यहाँ ए बराबर है, यहाँ भी ए बराबर है, आपस में अब क्या हो गए? ये भी मर्ज हो गए, ठीक है। मर्ज कर देते हैं तो ए बराबर 6, बी बराबर 5, ठीक, और सी बराबर कितना हो जाएगा अब? 10। क्योंकि ए इसमें भी कॉमन है, ए इसमें भी कॉमन है, तो ये भी डायरेक्ट लिखे जाएंगे, ठीक है, बराबर। तो ये किसकी रेशियो थी? इनकम की, ठीक है। ये किसकी रेशियो थी? इनकम की। तो हम मान लेते हैं कि ये ए की इनकम कितनी है? 6x, 5x और ये 10x। टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई? 6, 5, 11, 10, 21x। लेकिन ये कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि ए बी और सी की संयुक्त है, मतलब टोटल इनकम 42,000 है। हमारी भी टोटल इनकम कितनी है? 21,000 और सॉरी 21x है, और यहाँ पे टोटल इनकम कितनी आ रही है? 42,000। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा? 2,000। कितना हो जाएगा? 2,000। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? ए और सी की आय के बीच का अंतर कितना है हमारा? ए और सी की आय के बीच का अंतर, ये 6 है, ये 10 है, तो 4x का अंतर है। तो ए माइनस सी की इनकम कितनी हो जाएगी? 4x। तो x की वैल्यू हमें पता है, 4 इंटू एक्स का मान 2,000। तो अब टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 8,000। कितना? 8,000 रुपए। कौन सा आंसर चाहिए हमारा? ये मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए x माना वो ठीक है। आप डायरेक्ट ये इतना कर करके
रेशियो निकाल लेते हैं। 21 यूनिट का मान 42,000, तो ये 1 यूनिट का मान 2,000, डायरेक्ट आंसर 4, तो 4 यूनिट का मान 8,000। ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएंगी, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको इतना लंबा, नहीं तो ये आप 2 लाइन में खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप पढ़िए और फिर मैं इसे बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा कि आप इसको 2-3 बार पढ़िए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद देखिए कि जो आपका आंसर आया है वो मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से ट्राई करिए, और देखने के बाद मतलब सॉल्व करने के बाद देखिए कि वीडियो में, हमारे वीडियो में देखिए कि आपने कहाँ गलती की थी, फिर उसको आप सुधारिए। ठीक है, पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक मिश्रण में x में एक कोई एक मिश्रण है, हमें नहीं पता लेकिन वो x है, उस जिसमें 25% मिल्क है और शेष पानी है। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो देखें, 25% अगर मिल्क है, ठीक है, तो 75% पानी होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 25 एक्का 25, 25 से 75, 1 3 का। आगे कह रहा है जबकि मिश्रण वाई में, अब कोई एक मिश्रण और है वाई, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क जो है A% है, मिल्क जो है A% है, तो हमारे पास वाटर कितना होगा, इसमें वाटर का रेशियो कितना होगा, 100 - A%, यही तो होगा। कोई भी चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का कितना हो जाएगा, 100 - A, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देते हैं हम, तो A 100 - A, परसेंटेज रहने देते हैं। ठीक है, बाद में सॉल्व करने में आसानी होगी। यदि 100 किलोग्राम दूध को 250 किलोग्राम मिश्रण वाई के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, 250 ग्राम, अब बता दिया हमें कि 250 किलोग्राम हमारा क्या है, वाई है। अगर 250 किलोग्राम हमारा वाई है तो इसमें मिल्क कितना होगा, वाई में मिल्क कितना होगा, दूध, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, मिल्क कितना होगा 250 का टोटल, अगर 250 है तो A% है, तो A/100 हमारा क्या हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा। अब हम कैंसिल कर काट लेते हैं, 50 पंचे 50 दूना 100, मिल्क का रेशियो क्या, मतलब क्या आ गया हमारा, 5A/2 हमारा मिल्क हो गया वाई में। ठीक है, कह रहा है कि यदि 100 किलोग्राम दूध को 250 किलोग्राम मिश्रण वाई के साथ मिलाया जाता है, क्या कह रहा है कि 100 किलोग्राम दूध है, और वाई में दूध कितना है, अब वाई में दूध कितना है हमारा, 5A/2 मिला दिया हमने। अब टोटल जो है 175 किलोग्राम दूध वाला एक मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में अभी 175 किलोग्राम दूध है, ये भी दूध है, मिलाने के बाद और ये टोटल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5A/2 75 हो जाएगा, काट देते हैं, 15 × 5 = 75, तो A का इधर हो जाएगा मान कितना, 30। तो हमसे पूछा क्या है, A का मान ही तो पूछा है, तो A का मान हमारा कितना हो गया, A का मान हमारा कितना आया है, 15 दूना 30। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, इसमें से तो कोई नहीं आ रहा है, तो नॉन ऑफ दिस। ठीक है, कौन सा होगा, नॉन ऑफ दिस। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु क्रम से x एंड x प्लस 5 है, ठीक है। ए बी की प्रेजेंट एज कितनी है, ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, x रेशियो x प्लस 5 कितनी है, x प्लस 5। हम मान लेते हैं कि इनकी जो एज है, ये तो रेशियो में है, तो ए x है और x प्लस 5 ए है। ए बी की एज प्रेजेंट टाइम में इतनी है, ठीक है। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु से 20 वर्ष कम थी। जैसा कि आपको पता है कि 20% का मान कितना होता है, 1/5 बी की आयु से। तो अगर ये बी है तो ए की आयु कितनी होगी हमारी, एक कम मतलब 4, तो 4:5 कितना है, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। आगे दे रखा है ए और बी की आयु के बीच का अंतर 5 है, ठीक है। ए और बी के आयु का अंतर 5 है, तो ए की आयु यहाँ पे कितनी है, AX है, और बी की आयु कितनी है, बी की आयु की, तो यहाँ पे देखा जाए तो बी बड़ी है, तो इसलिए क्या करते हैं, ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है, क्योंकि अंतर दिया है। तो हम क्या करते हैं कि बी माइनस ए कर लेते हैं, तो x प्लस 5 ए माइनस AX बी माइनस ए, क्योंकि ए और बी की आयु का अंतर पूछा है, न कि ये बताया है कि ए बड़ा है बी बड़ा है, ठीक है। तो कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, AX प्लस 5A माइनस AX इक्वल टू कितना, 5। तो x कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा, 5, कितना, a बराबर 1, सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ गया हमारा, a बराबर आ गया 1, ठीक है। a बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो इनकी जो एज होगी, अब अगर a का मान हमें पता चल गया, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसकी x होगी, इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, x प्लस 5, ठीक है। कह रहा है कि 5 साल पहले, अब 5 साल पहले की रेशियो दे रखी है और प्रेजेंट एज ये है, अब तो हमें पता चल गई कि प्रेजेंट एज x है और प्रेजेंट एज x प्लस 5 है। तो 5 साल पहले कितनी होगी इनकी एज, x माइनस 5 और कितना होगा ये, x प्लस 5 माइनस 5, क्योंकि प्रेजेंट एज हमें पता है, इनकी रेशियो दे रखी है 4:5। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 5x माइनस 25, और ये क्या होगा, प्लस एंड माइनस से कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4x, 4 को इधर लाते हैं, 25 को इधर ला जाते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो x का मान पूछ रहा है हमसे, तो x का मान कितना आ गया, 25। पहले मैंने a क्यों जोड़ा, आप सोच रहे होंगे कि a क्यों जोड़ा, क्योंकि पहले रेशियो में था, इसको रेशियो से हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों में a गुणा कर दिया और मान लिया कि इनकी एज AX है और इनकी एज x प्लस 5 है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर दिया है, तो अंतर निकाल लिया, तो a का मान पता चल गया, a का मान रखा तो इनकी एक्चुअल एज पता चल गई, जो कि x थी और x प्लस 5 थी। अब कह रहा है 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है, 5 साल पहले का रेशियो सॉरी दे रखा है, तो 5 साल पहले इनकी एज क्या थी, x माइनस 5, x प्लस 5 माइनस 5, जो कि रेशियो दे रखा है 4:5। तो मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया और x का मान निकल आया यहाँ से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, उसमें भी वेरिएबल थे, इसमें भी वेरिएबल है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, यही गड़बड़ होती है, जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती है इसे तो हम आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं, जब वेरिएबल आ जाते हैं एग्जाम में तो उसमें माथा मेरा घूम जाता है, आप लोगों का मेरा भी घूम जाता है कि हम करें तो करें क्या। आप तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी, तो उस टाइम आपका मत्था नहीं घूमेगा, दिमाग नहीं घूमेगा, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
चलिए, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है P+15 संतरों का क्रय मूल्य, मतलब P+18 ऑरेंज का क्रय CP कितना है? P+15 ऑरेंज का क्रय मूल्य P-15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका CP नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं CP की जगह CP, और इस P-15 ये क्या है? संतरों की संख्या है, और विक्रय मूल्य नहीं दिया इनका, तो हम क्या मान लेते हैं? SP। इनकी कॉस्ट प्राइस को डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को डायरेक्ट सेलिंग प्राइस। इनकी टोटल एक्सपेंडिचर पता चल गई, ये भी एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो बता रहा है ना, 15 इतने संतरों का क्रय मूल्य और इतने जो बेचा उसका विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, बराबर कर दिया हमने। तो अब यहाँ से CP अपॉन SP की रेशियो में क्या होगी पता चल जाएगी। तो क्या होगा? P-15 P+15 कितनी होगी? P-15 P+15। कह रहा है यदि प्रत्येक संतरों को अंकित मूल्य से 20% अधिक छूट देकर बेचा जाता है, यदि प्रत्येक संतरों को अंकित मूल्य से 20% अधिक छूट देकर बेचा जाता है, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे, और जिसे हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? SP। तो 20% का मान जानते हैं 1/5, 5 पे 20 का छूट दे रहा है, मतलब 4 का, बेच कितने रहा है? 4 में। ठीक है, और अंकित मूल्य का क्रय मूल्य का 3 गुना है। आगे कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है हमारा, वो कॉस्ट प्राइस का कितना है? अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 1 है तो मार्क प्राइस हमारा 3 है। तो यहाँ पे हम मर्ज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सेम प्रोडक्ट का मार्क प्राइस कितना है? 5, यहाँ मार्क प्राइस कितना है? 3 है। तो हम बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 का गुणा इधर कर देते हैं, तो 3 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। 5 का गुणा इधर कर देते हैं, तो 5 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आ गया? 15 मार्क प्राइस यहाँ आ गया, 15 सेलिंग प्राइस में 12, यहाँ भी 15 और यहाँ 5। अब हम मर्ज कर सकते हैं कि नहीं? तो MP मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का मान, मार्क प्राइस 15, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? 12, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 5। कह रहा है ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 3 गुना है। क्रय मूल्य का 3 गुना है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ पे देखिए CP अपन SP का रेशियो इतना है, और हमारा CP अपन SP का रेशियो, ये CP है, कितना है? CP की जगह 5, SP की जगह 12 रख दिया। P-15 P+15। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5P + 15 × 75, इसका गुणा इधर कर दिया, इक्वल टू इसका गुणा इधर कर दिया, 12P - 12 15 180। अब इस 5P को इधर लाते हैं, 180 को उधर लाते हैं, कितना हो जाएगा? 180 200, ये 55, 255, ये कितना हो गया हमारा? 5P 15 × 75 5P, तो ये कितना हो गया? 7P। तो P का मान कितना हो जाएगा हमारा? 255/7। तो हमसे पूछा क्या है? P का मान। P का मान पूछा है तो इतने में रहने देते हैं, देख लेते हैं अगर आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, हाँ ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा हो गया। अगर दशमलव में देता तो हम भाग करके दशमलव निकालते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, बस वेरिएबल दे करके आपको कंफ्यूज कर रहा था। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 12,500 रुपए को 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से निवेश करने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताना है। जो है ब्याज दर जो है वार्षिक रूप से संकलित की जाती है, एनुअली कंपाउंडेड
एनुअली, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, पी का मान मतलब प्रिंसिपल, टाइम दे रखा है 2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 8%। हमसे पूछ रहा है 2 साल का सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना होगा। तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें 2 साल का एसआई कितना होगा हमारा, तो हम पहले फॉर्मूले मेथड से करते हैं, बेसिक से। तो पी हमारा 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम 2 साल, ठीक है, बाई 100 कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 125 अट्ठे 1000 मतलब 2000, 2 साल में 2000 मिला हमें। 2 ईयर में 2000 मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा हमें, ठीक है, क्योंकि हर साल 8% ही मिलेगा, वो भी मूलधन पे, ठीक है। तो 1000 मिला होगा 1 साल में। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, सीआई देखें 2 साल का, तो कितने कैसे निकालेंगे, 8%, पूरा फॉर्मूला हमें रखना पड़ेगा, ए पी 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, इंटू टाइम। तो ए बराबर कितना, 12,500, 1 प्लस 8/100 इंटू टाइम 2 साल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 500, 108, पहले काट देते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 2 27, 25 उड़ते 27, 25। अब काट देते हैं, 25 पंचे 125, 500, 25 दूना 50, कितना 20 आ गया, 27 27 सही में कितना होता है, 729, कितना होता है 729, 729 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 29 दूना 58, 7 दूनी 14, 14,580 ये क्या अमाउंट आया। अब हमें एसआई निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे कितना, 12,500, तो कितना आ जाएगा हमारा, 12,500 घटा दिया तो 2,000 कितना मिला, 80 रुपया, कितना मिला, 2,080 रुपया मिला, ये हमारा। अब क्या करना है, सी आई एंड एस आई क्या दो, ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, इतना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, इतना। अब क्या करेंगे, सी आई एंड एस आई को घटा दिया तो कितना आ गया हमारा, 80, तो 80 रुपये हमारा ये आंसर। ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड, ये हमारा क्या था, बेसिक मेथड। तो एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि 5 मिनट एक ही क्वेश्चन को लेके बैठे, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए ताकि आप ट्रिक बना सको, ठीक है। तो मैं अब बताता हूँ इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम मिटा देते हैं, तो मिटा दिया हमने, ठीक। चलिए, कह रहा है 12,500 रुपये को 2%, 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से निवेश करने पर साधारण ब्याज, ठीक है, 12,500 का 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 12,500 का 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 8%, 2 साल में 16%, कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 125 अट्ठे 1000 होता है, तो 1608 फिर 2000 हो जाएगा, कितना 2000। 2 ईयर में एसआई कितना हो 2000, तो 1 ईयर में कितना होगा एसआई हमारी 1000, ठीक है, कितनी होगी 1000 रुपये। तो अगर हम देखें तो हमारी सीआई कितनी होगी, सीआई और एसआई में अंतर क्या होता है, सीआई में भी पहले साल तो ब्याज समान होगा, जो एसआई का होगा सिंपल इंटरेस्ट का होगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज होगा, ठीक है, कितना होगा 1000। दूसरे साल भी क्या होता है,
वही 1000 मिलता है। दूसरे साल भी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा हमें, 1000 मिलेगा। लेकिन एसआई और सीआई में अंतर इतना होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल पर ब्याज नहीं मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ये ब्याज पर, ये हमारी ब्याज है, इंटरेस्ट है, तो इस कितने मिलेगा, 8%। इस पे भी तो मिलेगा पहले साल पर। पहले साल पर भी तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कितने मिलेगा, 8%। 1000 का 8% कितना होता है, 80। ठीक है। अगर यहाँ देखें हम, यहाँ अगर हम देखें तो 2000 कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिला, सिंपल इंटरेस्ट भी मिला, और 2080 रुपये हमें क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2000 यहाँ भी है, 2000 यहाँ भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा क्या मिला, ये 80। तो सी आई माइनस एस आई जो है वो कितना मिला, 80 रुपये। यही एक्स्ट्रा मिला, जो ब्याज का ब्याज मिला वही में मिला क्या। अब एक तीसरा तरीका भी बताता हूँ, ये मैंने दिमाग से आप खेलिए, ठीक है, अपने दिमाग का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। अब मैं तीसरा मेथड बताता हूँ, फॉर्मूला। 2 साल का सी आई एंड एस आई का जो सी आई एंड एस आई का जो अंतर होता है वो होता है P ऑफ आर स्क्वायर बाई 100%। ठीक है। P का मान दिया है 12,500। ठीक है, 12,500। आर स्क्वायर का मान दिया है 8, तो 8 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 64 इंटू 100 है। परसेंटेज में है तो इसको परसेंटेज हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा हमें। 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, कितना आ गया, 80। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है कहीं से आया नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट करके ही ये सॉल्व कर सकते थे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हाँ, तो ये फॉर्मूला आया यहाँ से कि यहाँ पे देखा जाए तो ये P का कितना है, R%, और फिर ये कितना है, जो हमारा इंटरेस्ट आया उसका भी R%। ठीक है, P का R% आया, तो ये कितना हो गया, P का R%, R/100। ठीक है, P का R% मतलब P का 8% कितना आया, 12,500 का 8% 1000 आया। अब उसका भी क्या है, R%, उसका भी R%, R/100। ठीक है, तो P इंटू आर स्क्वायर इंटू 100 है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है, ये 0 ये 0। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, P R स्क्वायर बाई 100%। यही तो हमने यहाँ लिखा है कि दूसरा कुछ लिखा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया। वो ट्रिक्स, वो जो हम बेसिक्स करते हैं उसी से आता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अमन, बामन और चरण, अमन को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अमन, बामन और चरण व्यक्तिगत रूप से 6, 8 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अमन कितने दिन में, 6 दिन में। बामन कितने में, 8 दिन में। और चरण को सी मान लेते हैं, तो चरण कितने दिन में, 15 दिन में। अब हम इनका क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 दूना 30, 3 45 चौके 60, 120 होगा। कितना होगा, 120। तो 6 दूनी 12, 20 आ गया। 15 अट्ठे 120 होता है, 15 आ गया। यहाँ पे 15 अट्ठे 120 ये आ गया। ठीक है, कह रहा है टोटल वर्क हमारा ये हो गया, एफिशिएंसी हमारी ये आ गई। कह रहा है कि
आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और काम पूरा होने के बाद उन्हें कुल 8600 रुपये मिले। जब वे आपस में यह राशि बांटते हैं तो अमन बामन और चरण क्रमशः प्राप्त करेंगे। तीनों की अलग अलग अमाउंट पूछ रहा है, तो अलग अलग अमाउंट हम किस रेशियो में बांटते हैं? उनकी एफिशिएंसी एंड टाइम, मतलब कितनी एफिशिएंसी से काम किया और कितने दिन काम किया। तो वो तो उसने बताया नहीं है कि कितने दिन काम किया, मतलब ये है कि सारे लोगों ने साथ साथ काम किया। ठीक है, ये कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, काम पूरा होने के बाद, मतलब सारे लोगों ने समान दिन काम किया। तो अब हम क्या बांटेंगे? उनकी इफिशियंसी के हिसाब से हम उनके में प्रॉफिट बांट देंगे। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है? इनकी इफिशियंसी कितनी है? ए, बी और सी। किस में बांटेंगे हम इनको? 20, 15 और 8, इन्हीं रेशियो में हमें बांटना है इन्हें। तो ये टोटल बराबर के टोटल कितना है? ये 15, 20, 35, 8, 43 यूनिट। और टोटल पैसा कितना है? टोटल यूनिट ये है, इसी रेशियो में बांटना है। तो कितना है? टोटल इक्वल टू टोटल। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 200। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है अलग अलग, तो इनका कितना हो जाएगा? 4000। अगर 200 से गुणा करेंगे 3000, 3000, और इनका कितना हो जाएगा? 1600। तीनों का हमें पता चल गया कि कितना कितना मिलेगा। ये मिलेगा। कौन सा? ये। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी ही नई चीज़ें उसमें आपको दिखेंगी। और क्वेश्चन आसानी से अगर समझ में आ जाता है आपको, तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हर रोज़ कहता हूँ मैं। जो नए आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने अभी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अजय अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो दिया नहीं है, मान लेते हैं हम कितना। अजय की इनकम कितनी है? 100x। कितनी है? यहाँ आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं। वो तो 100x इसलिए माना कि ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ताकि दशमलव में नया इक्वेट आ जाए, इसलिए मैंने 100x माना है। आप 200x, 1000x, 500x मान सकते हैं। तो कह रहा है कि इनकम, अजय की इनकम क्या है? पहले फर्स्ट प्रारंभ में उसकी इनकम कितनी मैंने मान लिया? 1000x थी। ठीक है, कह रहा है 75% खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना करता है? 75%। तो 100x का 75% कितना होगा? 75 ऐसे होगा डायरेक्ट। और सेविंग कितना करता है? तो जो खर्च करने के बाद वो से सेविंग कर लेता है, तो 25x इसकी सेविंग हो गई। क्या हो गई? सेविंग हो गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। फाइनल में क्या कह रहा है कि अगले चरण में कि 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 का 120%, 20% की वृद्धि होगी 100 पे, तो कितना हो जाएगा? 120x। सीधी सी बात है भाई, 100x थी, अब बढ़ करके कितने हो गए? 20% की वृद्धि मतलब 120/100। 100 से 100 कैंसिल, तो 120x आया कि नहीं आया भाई? 120x। अब आगे कह रहा है उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि की। एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहा था उसमें 10% की वृद्धि कर दी इसने। तो 75 का 10% कितना होता है? 7.5, 7.5। वो वृद्धि कर दी अब उसने, मतलब अब कितना खर्च कर रहा है वो? 82.5x। तो उसके पास अब बच कितना रहा है? यहाँ कितना बच रहा है? देखा जाए तो 17.5 यहाँ बच रहा है, और सॉरी 100 में 17.5 ये और 20 ये। 120 में से 82.5 घटाएंगे तो सीधे सीधे बचेगा कितना? 37.5। ठीक है, 37.5x कह रहा है। तो बचत में
प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि कितनी हो गई हमारी यहाँ 25 से 37.5 मतलब 12.5%, 12.5x बढ़ गया, 12.5x प्लस 12.5x बढ़ गया किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज परसेंटेज। तो एक्स एक्स कैंसिल, 25 चौका 100, 12.5 पर का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50%। और डायरेक्टली आप ये समझाने के लिए मैंने बताया, अगर 12.5% 25 पे बढ़ रहा है तो ये कितना बढ़ रहा है, इसका आधा तो बढ़ रहा है। अगर ये 100% है तो ये कितना 12.5 मतलब 50% बढ़ रहा है, सीधा सीधा आ जाता। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस से ही संभव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आधे क्वेश्चन में शॉर्टकट अपने माइंड में ही कर लेंगे। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो एक व्यक्ति 100 किलो दूध 20 रुपए प्रति किलो की दर से और दूसरा 80 किलो दूध 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है, उन्हें मिलाकर बेचता है और वह मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। यदि वह पूरे माल मतलब पूरे दूध को बेचने, माल मतलब टोटल मिल्क, माल मतलब पूरा जो मिक्सचर है वो उसको बेचने में सक्षम होता है, मतलब पूरा अपना दूध बेच देता है, तो उसकी लाभ प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, बाद में सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, कह रहा है 100 लीटर मिल्क है, एक मिल्क 1 है, जो कि है कितना क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है 100 किलो। ठीक है, और कितने रुपए में खरीद रहा है 20 रुपए प्रति किलो। और दूसरी एक है और एक और मिल्क है, मिल्क कितनी है, वो कितनी है 80 किलो, और खरीद कितने में रहा है 24 किलो। अगर मैं इसकी क्वांटिटी में इसकी प्राइस से गुणा कर दूँ तो ये क्या आ जाएगी, टोटल में पैसा पता चल जाएगा, मिल्क 1 का कितना पैसा खर्चा हुआ, तो ये कितना खर्चा हुआ 2000 रुपये यहाँ, और मिल्क 2 में 8 दूनी 1600, 160 रुपये, और सॉरी 24 है यहाँ, कितना है 24 है। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो कितना होगा 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, कितना मिल्क पे इसने टोटल कितना खर्चा किया, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई, ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया हमारा 3920 रुपये हमने खरीदने में खर्च की। ठीक है, अब बेच कितने में रहा, अब टोटल मिल्क कितना हमारा हो गया 100 लीटर ये, 180 लीटर ये, टोटल मिल्क हमारा कितना हो गया, मिल्क हमारा कितना हो गया 180 लीटर। कहाँ से आया पता चला आपको, ये 100 लीटर ये है, 80 लीटर ये, लेकिन अब उसे बेच कितने में रहा है मिक्सचर को 22 रुपये पर लीटर में। तो अब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 18 दूना 36, 3 18 दूना 36, 3 39, कितनी आ गई हमारी सेलिंग प्राइस, हमारी कितनी आ गई 3960 रुपये, कितनी आ गई। अब यहाँ पे देखो तो प्रॉफिट कितने की हो रही है, 3920 में खरीदा, 3960 में खरीद बेचा, तो सिर्फ 40 रुपए की हमें क्या हो रही है प्रॉफिट हो रही है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमें, सीधा सीधा प्रॉफिट चाहिए अपॉन कॉस्ट प्राइस, कितना हमने खर्चा किया था इंटू 100, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 9 आए 36, 4 8 32, कितना आ गया 100/98
एक्स, और सॉरी 98%। कोई मैच कर रहा है? हाँ, तो ये हमारा कौन सा सही है? ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है? इतना है, इसे प्रॉफिट परसेंटेज हमारा इतना ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए, वरना तो मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूँ, आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और फिर बाद में हमारा ये वीडियो देखिए कि आपने जो किया वो सही किया था या नहीं किया था। ठीक है, अगर सही किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं आती है। डेली बाय डेली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी प्रो लेवल प्लेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम कोई है नहीं हमारे पास। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है एक तैराक को ऊपर की धारा में 90 किलोमीटर, ऊपर मतलब अप स्ट्रीम, 90 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे लगते हैं। वहीं तैराक को उसी धारा में नीचे की धारा मतलब डाउन स्ट्रीम में कितने समय लगते हैं? 270 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे का समय लगता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2.5 घंटे के लिए स्थिर पानी में तैरते समय तैराक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बतानी है। ठीक है, तैराक मतलब तैराक है कोई, बोट भी होती है, कभी हम अक्सर क्वेश्चन में ही पढ़ते हैं कि बोट और स्ट्रीम करंट होती है, मतलब धारा। तो यहाँ पे बोट ना है, बोट होके तैराक है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, तैराक को, ठीक है, बोट मान लो या तैराक मान लो, बात तो वही हुई। कह रहा है तो ये क्या कह रहा है? ऊपर की तरफ मतलब अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी इसकी? ये होता है डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारी? 90 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 15 छक्का 90, 15 किमी प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है। अब वहीं डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? आगे कह रहा है ना, उसकी धारा नीचे की तरफ मतलब डाउन स्ट्रीम, 270 किलोमीटर कितने घंटे में? 6 घंटे में ट्रेवल कर रही है। तो अब कितना टाइम लगेगा? 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 45 किमी प्रति आवर। पता चल गया? तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब क्या होती है? आदमी इधर से तैर रहा है, पानी इधर से आ रहा है, तो क्या होगी इसकी स्पीड जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या होगी? घट जाएगी। आदमी में से, आदमी का मान लेते हैं बी है, आदमी की चाल बी है, तो क्या होगी? करंट की चाल में वो घट जाएगी। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? इतनी। और डाउन स्ट्रीम में क्या है? जिधर पानी बह रही है उधर व्यक्ति बह रहा है, तो दोनों क्या होंगे? रिलेटिव स्पीड, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा किसी के विपरीत, मतलब उसका साथ जो है वो पानी भी देगी अब। ठीक है, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? व्यक्ति की स्पीड प्लस करंट मतलब धारा की स्पीड। ठीक है, तो हमें व्यक्ति की स्पीड चाहिए, बी की स्पीड चाहिए, तो बी की स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, ये इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, अब क्या करते हैं? हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा? सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 2b हो जाएगा। और 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा? इक्वल टू 60। तो बी की स्पीड कितनी आ जाएगी व्यक्ति की? 60/2 बराबर 30 किमी प्रति आवर की स्पीड से आ जाएगी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन 2.5 मतलब 2.5 घंटे में, इन स्टिल वाटर। किसमें? इन स्टिल वाटर। ये पूछ किस में रहा है? स्टिल वाटर में। तो क्या होगा? स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है? 3, और 2.5 घंटे में जाना है हमें। तो अब कितना हो जाएगा ये? 30 दूनी 60, 30 90 किलोमीटर। कितना जाएगा? 90 किलोमीटर ट्रेवल करेगा।
30 दूनी 60 और प्लस 15 75 यार सॉरी 75 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। कितना? 75। 75 कौन सा है? बी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप समझ सकें, नहीं तो डायरेक्ट आपको पता है कि स्टिल वाटर में जो बोट की या व्यक्ति जो भी होगा इसकी स्पीड कितनी होती है? v डाउन स्ट्रीम प्लस v अप स्ट्रीम बाई 2 होती है। देखा जाए तो यही आई भी है हमारा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 आई है कि नहीं आई। अगर ये मुझे करंट की निकालनी होती तो v डाउन स्ट्रीम माइनस v अप स्ट्रीम बाई 2, यहाँ से निकाल लेते। तो ये मैंने समझाने के लिए इतना बताया, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको माइंड में ही कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए पढ़िए इसे, एक बार दो बार तीन बार पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 3 नल पी क्यू आर एक टंकी को कम से कम 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। पी कितने मिनट में? 20 मिनट में भर सकता है। क्यू कितने मिनट में भर सकता है? 30 मिनट में भर सकता है। और आर कितना मिनट में इसे भर सकता है? 40 मिनट में भर सकता है। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना होगा? 120 4 3 12, ये भी कट जाएगा तो 120। तो यहाँ पे 20 से भाग देंगे टोटल वर्क में टाइम से तो इफिशियंसी मिल जाएगी। ये टाइम दे रखा है, टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग दिया तो इफिशियंसी पता चल जाएगी। इफिशियंसी कितनी है हमारी? 6 4 3 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा है पी क्यू आर एक एक करके 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले P 1 घंटे खोले जाता है, फिर Q 1 घंटे खोला जाता है, फिर R 1 घंटे। तो P 1 घंटे में कितना भरेगा? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4। ये 1 घंटे में कितना भरेगा? सॉरी, P 1 घंटे में 6 भरेगा, Q 1 घंटे में 4 भरेगा और R 1 घंटे में 3 भरेगा। मतलब ये 3 घंटे में कितना भरेंगे? 6 4 10 3 13। ये 3 घंटे में 13 भरेंगे। 3 घंटे में ये 13 यूनिट भरेंगे, ठीक है। तो हमें भरना क्या है? तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? तो हमें कितना भरना है? 120 भरना है। तो हम क्या करते हैं कि 13 का ऐसे ही पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब इसको 120 के नीचे ही रखते हैं ताकि डिवाइड हो जाए। तो 3 घंटे में भरता है 13 यूनिट। कितना? 13 भरता है। तो 120 भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? 13 9 117। अगर 9 का गुणा कर दूं यहाँ तो 9 का यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि 117 हो गया। 9 घंटे में कितना? 9 त्रिक 27, 27 घंटे में उसने कितना भर दिया? 117 यूनिट, ठीक है। 27 घंटे में उसने कितना भर दिया? 117 यूनिट। तो अब बचा कितना? अब बचा है हमारे पास 3। अब बारी किसकी है? पी क्यू आर हो गए। अब अगली बारी किसकी है? पी की। अगली बारी अब किसकी है? पी की। पी की एक दिन में कितना भरता है? 6 यूनिट। और हमें चाहिए कितना? 3 यूनिट, ठीक है। तो 6 यूनिट, एक दिन में 6 यूनिट भरता है, मतलब ये मिनट में है, सॉरी ये मिनट है। 3 मिनट में घंटा है, सॉरी यार ये घंटे ही हैं, अच्छा हावर ही है, सॉरी। 3 घंटे में, तो 1 घंटे में अगर वो 6 यूनिट भरता है तो 3 यूनिट भरने के लिए उसको कितना चाहिए? आधा घंटा। कितना चाहिए? आधे घंटे चाहिए ना। अगर उसे सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि अगर 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है
1 घंटे में, तो 3 यूनिट भरने के लिए उसे कितना चाहिए? 1/6 गुणित 3, यही तो होगा। 6 इधर लाएंगे तो कि नहीं, फिर 3 यूनिट, कितना टाइम लगेगा? 1/2 ही तो हावर लगेगा। ठीक है, 0.5 मैंने मान लिया, आधा घंटा। तो ये क्या होगा, 27.5 घंटे लग गए भरने में। कितना? 120 यूनिट। तो कितने घंटे में भर दिया? 27.5। कौन सा आंसर चाहिए हमारा? ये। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ।